पानी जीवन का आधार। पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने पाठ पानी रे पानी समझा। आज हम इस वीडियो में पानी रे पानी पाठ के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तरों को खोजेंगे। मैं अनुभूति जैन एबीजे हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज समस्त प्रश्नों का समाधान करें पाठ से, मेरी समझ से। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? नल सूख जाने से, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से, बाढ़ आने से। तो हमारा उत्तर आ जाएगा तालाब और झीलों से। उसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? जल चक्र से क्या संबंधित है? कि समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना। तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा दूसरा। तीसरा प्रश्न है, इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है, यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है? जल चक्र की अवधारणा को ना समझना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, तालाबों को कचरे से पाट कर समाप्त करना, भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना। तो हम पाठ में पढ़ के आए हैं, जब हम तालाबों को कचरे से पाट कर समाप्त करते हैं तो भूजल भंडार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा तीसरा विकल्प। इसके बाद आगे चलते हैं। आप अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में दिए गए हैं उनके अर्थ। तो हमने रेखा खींचकर सही मिलान करना है। तो पहला हमारा है वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण का क्या बनेगा कि वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से संग्रह करना। तो वर्षा जल संग्रहण का आंसर आ जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद आ गया जल संकट। तो जल संकट का अर्थ क्या आ जाता है? जल की अत्यधिक कमी होना। उसके बाद आ जाता है जल चक्र। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, फिर आकर वर्षा होती है, समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह से ये एक जल चक्र चलता है। उसके बाद चौथा आता है भूजल। भूजल यानी ज़मीन के नीचे छिपा जल। इसके बाद आपका आता है पंक्तियों पर चर्चा करनी है हमको। इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। पानी आता भी है तो बेवक्त। ये कहाँ की गई थी बात? जब पानी की कमी होती है और पानी जब आता है तो कोई उसका वक्त नहीं होता, कभी भी आ जाता है। तो कई बार जब हम पानी पीने के लिए भरते हैं तो झगड़े होते हैं। कई बार पानी बेवक्त इसलिए आता है कि कहीं पर ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, और कहीं पर वर्षा ही नहीं होती तो सूखा होता है। तो इस तरह आपने इस उत्तर को सोचकर समझकर लिखना है। दूसरा है इसका, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। अब ये भी पानी से संबंधित है। वही बात आएगी कि कहीं तो सूखा पड़ जाता है, कहीं पानी की कमी आ जाती है, और कहीं वर्षा इतनी अधिक हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। तो अकाल हमने लेना है दोनों तरह से, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको हमने किसके साथ जोड़ना है? सूखे के साथ, पानी की कमी के साथ। तीसरा आपका आता है, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। ये कब थमता है? जब बाढ़ आती है, समस्त कार्य रुक जाते हैं, लोगों को अपने घरों में रहना पड़ता है, दफ्तर जाने में मुश्किल आती है, बच्चों को स्कूल पहुंचने में मुश्किल आती है, क्योंकि चारों तरफ पानी होता है। वर्षा थमने का नाम नहीं लेती है। इसलिए हम कह सकते हैं सब कुछ जो जीवन है, जो ज़िंदगी की गाड़ी है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, थम जाती है।
चौथा प्रश्न है, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर ये घूम फिर कर वही उत्तर बनेगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बाढ़, पानी ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है तो बाढ़ है, वर्षा की कमी है, वर्षा नहीं हो रही है तो अकाल है, सूखा पड़ता है पानी की कमी के कारण, पानी के कारण खेतों को पानी नहीं मिल सकता, सिंचाई नहीं हो सकती, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। ठीक है। अब सोच विचार के लिए, तो सोच विचार के लिए हम क्या इसमें लेकर आएंगे हम सोच विचार के लिए में लेख को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित के विषय में पता लगाकर लिखिए। पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? ये जो आपके क ख ग घ ये 4 प्रश्न हैं, ये मैं आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं इन चारों प्रश्नों को आपकी अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। शीर्षक, इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है। पाठ का यह नाम क्यों दिया गया है? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। देखिए, हम कह सकते हैं कि पाठ का शीर्षक पानी रे पानी इसलिए दिया गया है क्योंकि पानी जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की ही है। आज सारा संसार पानी की कमी की समस्या से जूझ रहा है। जल बचाओ जैसे कई अभियान चलाए जा रहे हैं। लोग जल संरक्षण के नए नए तरीके अपना रहे हैं। पानी के भंडार के प्रति जागरूकता के लिए ये नाम पानी रे पानी रखा गया है, क्योंकि पानी की कमी भी हो रही है। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं। ख है, आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे? इसका कारण लिखिए। तो हम कह सकते हैं, आप अपनी सूझबूझ और समझ और पसंद से कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर हो। जैसे मैं कहती हूँ कि हम पाठ का नाम दे सकते हैं जल जीवन का आधार। तो क्यों? कारण वही आ गए जो मैं ऊपर वाले प्रश्न के उत्तर में आपको बोल के आई हूँ। उसके बाद है शब्दों की बात पर बल देना। अब देखिए, हमारी ये धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है। हमारी ये धरती इसी तरह की एक गुल्लक है। तो यहाँ पे दोनों पंक्तियों में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे ऊपर वाली पंक्ति में भी है। तो भी जब हम बोलते हैं तो ज़ोर देकर बोलते हैं, ये निपात होता है। हमारी ये धरती भी गुल्लक की तरह है। हमने तुलना कर दी धरती और गुल्लक की, तो भी शब्द को हमने स्ट्रेस जोर देकर बोला। तो बात पर बल देकर जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हम भी शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ऐसे बहुत से वाक्य हैं, आप उन वाक्यों को अपने पाठ से चुनिए और लिखिए कि जब आपको ऐसे वाले वाक्य मिलेंगे जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा कि जब बल देकर बोला जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जब उसको साधारण तरीके से, उस शब्द को हटाकर साधारण तरीके से वाक्य बोला जाता है तो उसका अर्थ कुछ और होता है। उसके बाद आपके आ गए समानार्थी शब्द। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ देने वाले उपयुक्त शब्द लिखिए और इस कार्य के लिए आप बादल में से शब्द चुन सकते हैं। ये साथ में आपको देखो, ये बादल दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने शब्द चुनने हैं। तो जैसे पहला है, सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। तो सूरज के लिए हम कौन कौन से बादल में से चुन सकते हैं? सूरज के लिए हम देखो सूर्य चुन सकते हैं, एक तो ये आ गया। उसके बाद भास्कर चुन सकते हैं और उसके बाद हम दिवाकर चुन सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका दिवाकर। फिर वो कहता है कि समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, तो भाप के लिए आपका शब्द आ जाएगा वाष्प। फिर वो कहता है कि अचानक बादल गरजने लगे, तो बादल के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? बादल के लिए हम कर सकते हैं, देखिए, मेघ आ गया। ठीक है, मेघ के बाद नीरद आ गया, नीरद के बाद जलद आ गया,
नीरद और मेघ और वारिद, ये बादल के लिए आ गए। इसके बाद है हवा। हवा के लिए हम ले सकते हैं वायु, ये आ गया, समीर आ गया और पवन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पर्यायवाची शब्द ले सकते हैं। सूरज के लिए मैं एक छोड़ गई थी, सूरज के लिए दिनकर भी होता है। आगे हम करेंगे उपसर्ग। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। देखो अकाल शब्द है, अगर हम इसमें से काल शब्द को अलग कर दें और शब्द को अलग कर दें तो हमारे पास आ जाएगा अ और काल शब्द। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो जब हमने अलग करना है तो जो हमारा अ शब्द है वो क्या बन जाएगा, उपसर्ग, और काल क्या बन जाएगा, मूल शब्द। तो इसमें हमें कुछ यहाँ नीचे उपसर्ग दिए हुए हैं, सो उनसे हमने देश शब्द मूल को जोड़कर हमने शब्द बनाने हैं। देखो इसने दिया प्रदेश, विदेश, परदेश, स्वदेश। प्र का इसने बना दिया प्रदेश, वि का बना दिया विदेश, पर का परदेश, स्व का स्वदेश। अब हमने आगे बनाने हैं। देखो हमें शब्द दिया पहले पात्र, कहता है सु के साथ बनाओ, तो हम बना सकते हैं इसका सुपात्र, है ना, हम इसका सुपात्र बना सकते हैं। और उसके बाद हम कर सकते हैं इसका अ से भी हमने बनाना है तो अपात्र बन जाएगा। फिर हमने अ से ज्ञान का बनाना है, अज्ञान बन जाएगा। फिर वी से बनाना है, विज्ञान बन जाएगा। तो इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। इसके बाद आपका आता है आपकी बात। पानी की गुल्लक में जल राशि की कमी ना हो, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। पानी की गुल्लक में जल राशि की कभी भी कमी ना हो, तो आप इसके लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्षा के पानी को हम जमा कर सकते हैं, इसको भी आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। छोटे छोटे तालाब को बनाकर खुद हम क्रिएट कर बनाकर पानी को वहाँ भी हम संचित कर सकते हैं। तीसरा, हम जल राशि की कमी ना हो इसके लिए पानी को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, पानी को बचा कर रख सकते हैं। लोगों को हम पानी को बचाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं कि ताकि जल राशि की कमी ना हो। फिर हम जो कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, जो पानी होता है जैसे कपड़े धोने वाला जो पानी है उसे हम यूं ही फेंके ना, बल्कि उससे हम फर्श को साफ कर लें। नहाने को पानी को भी हम इस तरह से नहाने का प्रबंध करें कि वो पानी संचित हो जाए और उसको हम पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत से प्रयास जो हैं पानी की कमी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा है, इस पाठ में एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। ये जब आपने पाठ हमने शुरू किया था तो उसके पहले पेज पर ही है, तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सृजन। कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया, आपको विद्यालय जाना है, आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक नल है, आप बाल्टी आदि लेकर वहां पहुंचते हैं और ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुंच जाते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी पहले भरना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपस में किसी प्रकार का विवाद यानी झगड़ा, तू मैं ना हो, ये ध्यान में रखते हुए 5 संदेश वाक्य यानी स्लोगन तैयार कीजिए। समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाएं। एक स्लोगन ये हो गया, पानी की सबको ज़रूरत। दूसरा स्लोगन हो गया, यानी कभी भी अगर वहाँ स्लोगन हो तो झगड़ा नहीं होगा, है ना, सबको समझ आएगी कि अगर इसको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, तो इसको भी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसमें खाली बॉक्स दिया है। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा घर, हमारा गांव या शहर। तो इसको लेकर आपने एक चित्र बनाना है, ये आपकी क्लास की गतिविधि हो जाएगी। इसके बाद आ गया पानी रे पानी।
नीचे हम सबकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ गतिविधियों के चित्र हैं। उन चित्रों पर बातचीत कीजिए जो धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक हैं। और इन चित्रों पर भी बात करें जो पानी की गुल्लक को जल्दी ही खाली कर रहे हैं। देखिए, पहला चित्र है तो गुल्लक को खाली कर रहा है। दूसरा, लड़की पौधों को पानी दे रही है तो ये भी पानी की गुल्लक खाली हो रही है। तीसरा, यहाँ पे पानी जो है बचाया जा रहा है, यहाँ पानी की गुल्लक जो है खाली नहीं हो रही। यहाँ भी पानी को हम एक तालाब सा बनाकर, कुछ ऐसा बनाकर चौथी में पानी को जो है हम यहाँ पर बचा सकते हैं। और पांचवा देखो, यहाँ पर भी पानी की जो गुल्लक है वो खाली हो रही है, तो ये गतिविधि नहीं करनी चाहिए। छठा देखिए, यहाँ पानी को बाल्टी में भरा जा रहा है पंप से, लेकिन पानी बह नहीं रहा है, तो ये सेव हो रहा है, ये ठीक है, इसकी बचत हो रही है। यहाँ पे भी जो है पानी पौधों को दिया जा रहा है, ज़रूरी है। तो और साथ में मिट्टी में भी जा रहा है वो कहीं ना कहीं, तो इसके बाद ये ठीक मान सकते हैं इसको। इसके बाद अगली है, ये गलत है, यहाँ पानी व्यर्थ हो रहा है। और यहाँ पर जो है बिजली दिखाई गई है, बिजली चल रही है, तो पानी और बिजली का भी संबंध है, तो बिजली को व्यर्थ जो है नहीं गंवाना चाहिए। तो ये भी हमें पे तस्वीर जो है यही कहती है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आपका आ गया दैनिक कार्य में पानी। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि आपके घर में एक दिन में औसतन कितना पानी खर्च होता है? अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका बनाइए। इस तालिका के आधार पर पता लगाइए घर के कार्यों में एक दिन में लगभग कितना पानी खर्च होता है। बाल्टी, घड़े या किसी अन्य बर्तन को आप मापक बना सकते हैं, मेजरमेंट टूल बना सकते हैं। तो ये आपकी एक तरह से गतिविधि है। आपको आपके माँ और पिता या घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, ये भी आप लिखिए। और अगर आपको नहीं पता तो आप पता कीजिए कि किस तरह से हम घर में भी पानी को बचा सकते हैं, तो वही उपाय आज से करना आरंभ कीजिए। जैसे देखिए, मैं पहले ऊपर एक प्रश्न में बता के आई हूँ, कपड़े धोने के पानी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, नहाने के पानी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। हम सबके घरों में फिल्टर लगा है, आरओ लगा है, उसका पानी भी कभी व्यर्थ मत जाने दीजिए। उसको भी इसी तरह से उसका प्रबंध कीजिए कि वो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर सकें। जैसे बाल्टी में भरिए तो पौधों को दे सकते हैं, या ऐसी ही पाइप उसके साथ फिट कर दीजिए जो सीधे जाकर पौधों में, क्यारियों में जाए, और या फिर आपके नहाने की बाल्टी में जाए और आप उससे नहा सकते हैं। तो इस तरह के भी हम उपाय कर सकते हैं। क्या आपको अपनी आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध हो जाता है, आपका अगला प्रश्न है। यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों। ये आप पर निर्भर है कि आप इसको किस तरह से सोच के इसका उत्तर लिखते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है यहाँ पे ग पाठ, घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन कैसे और किन पात्रों में किया जाता है। तो ये भी जो हम ऊपर जितना भी मैं आपके साथ विचार विमर्श करके आई हूँ उत्तरों का, तो उसी में से ही ये बिंदु भी निकाले जा सकते हैं और इसका उत्तर बन जाएगा। जन सुविधा के रूप में जल। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। इन चित्रों के आधार पर जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में अपने साथियों से चर्चा कीजिए और उसका विवरण लिखिए। पानी का टंकर है, पानी की बाल्टियां हैं, नदी और तालाब में से पानी इकट्ठा करके वहाँ से लिया जा सकता है। ठीक है, ये सारा आपको इसी तरह से सोच समझ कर करना। बिन पानी सब सून। पहला इसका जो प्रश्न है क वाला, उसमें है पाठ में भूजल स्तर के कम हो जाने के कुछ कारण बताए गए हैं। तालाबों में कचरा फेंक कर भरना आदि। भूजल स्तर कम होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, पता लगाइए और बताइए। तो देखिए, भूजल स्तर के कारण बहुत से हो सकते हैं कि जो उसका स्तर है जो भूमि के जल का, वो कम हो रहा है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। कई बार वर्षा की कमी हो जाती है, कई बार हम जो पानी है उसका संचय तालाबों और झीलों में नहीं करते हैं, तो तालाबों और झीलों के माध्यम से ही पानी रिस रिस कर जो है धरती पर जाता है
और भूजल का भंडार समृद्ध होता है। तो इस तरह से बहुत से कारण हैं जो भूजल का स्तर कम होने के हैं। दूसरा प्रश्न है, भूजल स्तर की कमी से हमें आजकल किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली कठिनाई है कि पानी की कमी हो रही है और हमें पानी को प्राप्त करने के लिए कई बार पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी कठिनाई ये है कि पानी भरने हेतु झगड़े होते हैं हमारे। पानी की कमी है तो जब पानी थोड़ा सा भी हमें कहीं से मिलना होता है तो वहाँ पर झगड़े होते हैं। तीसरा ये कि पिछड़े क्षेत्रों में लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है जब पानी की कमी होती है, भूजल स्तर की कमी होती है। चौथा, भूजल स्तर की कमी होने के कारण हम देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में जब भूजल स्तर बहुत समृद्ध था तो लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलता था, और आज भूजल स्तर की कमी के कारण धरती में से ही शुद्ध पानी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने नदियों, तालाबों, इन सबको गंदा कर दिया इसके पानी को। इसलिए हमें भूमि से जो हम पानी शुद्ध प्राप्त करते थे पानी, वो भी हमें आजकल नहीं मिल रहा। तीसरा प्रश्न है आपके विद्यालय, गांव या शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पता लगाइए। आपकी गतिविधि है एक तरह से। उसके बाद ये भी जाने में आपको इसको पढ़ना है और पढ़कर आपको इसको समझना है। फिर आ गया आज की पहेली, जल के प्राकृतिक स्रोत हैं वर्षा, नदी, झील और तालाब। तो आपको एक साथ में वर्ग पहेली दी गई है, तो आपने जल और इन प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्दों को ढूंढना है। जैसे देखिए, अगर हम वर्षा को ढूंढें तो हमारे पास वर्षा के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा, हमारे पास ये शब्द आ जाएगा बारिश, ठीक है। और अगर हम तालाब के लिए कुछ ढूंढें तो हमारे पास ये शब्द आ जाएगा सरोवर। तो इसी तरह से आपने इस वर्ग पहेली को सुलझा लेना है। उम्मीद करती हूँ आज मैंने जितना भी बताया अपनी क्षमता के अनुसार आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो मैं फिर से निवेदन करूंगी, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।